Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Dr. Ali Ashraf, who is an educationist, public relations, advertisement expert. इनसे जानेंगे हम 3 डिफरेंट डायमेंशंस में 3 डिफरेंट कैटेगरीज के हवाले से जब बात करते हैं स्किल्स वर्सेस डिग्री या डिग्री वर्सेस स्किल की, फिर बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की. अगर आप एक साइड पर रिचेस्ट से रिचेस्ट हैं लेकिन उसी ऑन द अदर साइड आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कहीं ना कहीं लैक कर रही है, तो इस हवाले से भी जानेंगे टिप्स. लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रैवलिंग की, ट्रैवलिंग अराउंड द ग्लोब, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न. वीज़ाज़ लगने में कितनी मुश्किलात होती है या क्या आसानी से लग जाते हैं सिंस ही हैज़ ट्रैवल्ड अराउंड द ग्लोब इन 20 कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़. तो इनसे जानते हैं इनके एक्सपीरियंसेस और वो तमाम सोल्यूशंस जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र. डॉक्टर अली अशरफ, जब बात करते हैं आपसे, यू बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, प्रोफेसर, अभी करंटली आप एक लाहौर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस एडवर्टीजमेंट पढ़ा रहे हैं. सबसे पहले तो ये बताएं कि डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है, और आज का ज़माना जिस तरह डिजिटलाइज्ड हो गया है, 21वीं सदी चल रही है, तो सब कुछ सोशल मीडिया पर ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसी के साथ साथ डिग्री तो एक जगह है, लेकिन स्किल्स ने कितनी जगह ले ली डिग्रीज़ की, या वाकई डिग्री की अपनी ही वही इंपॉर्टेंस है और स्किल्स भी साइड बाय साइड कुछ ना कुछ काम अंजाम दे रहे हैं. ये आपका बहुत ही अच्छा और रेलेवेंट सवाल है, और आजकल एक ये डिबेट भी बहुत ज़्यादा है. कुछ हमारे यहाँ पे मोटिवेशनल या उनको डीमोटिवेशनल स्पीकर्स कह लें, उन्होंने एक एजेंडा भी बनाया हुआ है कि वो एक एक्सट्रीम पे हैं जो कहते हैं कि डिग्री की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और डिग्री जो है वो रिसोर्सेज और टाइम का वेस्टेज है. और एक साइड पे एकेडेमिया है जो कि ये कहता है कि डिग्री करनी है. ज़ाहिर बात है वो डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं, तो डिग्री तो उन्होंने कहना है कि इंपॉर्टेंट है. मेरा ख्याल है कि दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं. मतलब आप अगर ये कहें कि डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो ये डिबेट भी गलत है. अगर ये ऑब्सोलीट हो चुकी होती तो वेस्ट में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, तो वो आज से कोई 10-15 साल पहले क्यों वो ख़त्म हो चुकी होती, बंद हो चुकी होती, क्योंकि वेस्ट में मैंने ट्रैवल भी किया है, वो हमसे कम से कम 20-30 साल आगे होते हैं. तो अगर ये ऑब्सोलीट होती तो वो 20-30 साल पहले वहाँ पे ख़त्म हो चुकी होती. अगर वहाँ पे चल रही है, लोग एडमिशन्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डिग्री स्टिल रेलिवेंट. तो ये बताएं, अब आपने जिस तरह बहुत बेहतरीन मिसाल दी कि अगर ऐसा कुछ होता, डिग्रीज की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती, तो सबसे पहले वेस्ट में ख़त्म होती, क्योंकि हम तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ आवर एडॉप्टेशंस आर फ्रॉम द वेस्टर्न साइड. अब जब बात करते हैं स्किल्स की, पूरी ही दुनिया में स्किल्स, पैशन, आपका जो जैसे कहते हैं आपकी जो हॉबीज़ हैं वो स्किल बनकर सबके सामने शोकेस हो रही है. तो अब क्या डिग्री वर्सेस स्किल क्या डिग्रीज को ओवरकम कर देंगी? अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये दोनों ना असल में जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं हैंड इन ग्लव, ये एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं हो सकती. डिग्री जो है स्किल को कॉम्प्लीमेंट करती है, स्किल जो है वो डिग्री को कॉम्प्लीमेंट करती है. अब मैं आपको एक जिस तरह शुरू में मैंने बात की कि कुछ डीमोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो कहते हैं कि सिर्फ स्किल ही एक्वायर करें. अगर आप, और वो बाय द वे वो अपनी जो है छोटे छोटे कोर्सेज बेच भी रहे हैं, और इसलिए उन्होंने एजेंडा बनाया हुआ है कि आप यूनिवर्सिटी को छोड़ें, डिग्री को छोड़ें और हमारा जो है वो कोर्स आके ख़रीदें. और उन्होंने एक एग्जाम्पल्स भी क्रिएट की हुई हैं कि फ़लाँ ये बच्चे ने मेरा कोर्स किया और आज इतने मिलियन कमा रहा है, फ़लाँ ने किया, फ़लाँ ने किया, तो इतनी आप पैसा लगा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं. ये सब इफेक्टिव नहीं है जिस तरह की आजकल कैंपेन्स चल रही है. नहीं, इफेक्टिव हो सकता है, बट वो एक्सेप्शंस हैं. अब देखें, कोई भी स्टूडेंट है, उसके 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, अमूमी तौर पर 40-50 स्टूडेंट होते हैं, उसमें से 1-2 एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन हम एक्सेप्शन की बुनियाद पर ये नहीं कह सकते कि सारे ऐसे हैं. ठीक है ना. तो अब ये देखें कि एक बंदे ने स्किल मैट्रिक इंटर किया, उसने स्किल ले ली, वो वीडियो एडिटिंग की स्किल है या वो कोई कंप्यूटर कोडिंग की स्किल है या कोई भी और इस तरह की स्किल है जो वो लोग सेल कर रहे हैं. अब क्या है कि उन्होंने एक बिज़नेस स्केल अप कर लिया, लेकिन आगे उनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है उसको मैनेज करने के लिए. जब आप यूनिवर्सिटी गई हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो आप देखें कि यूनिवर्सिटी के दौरान आपकी एक पूरी मैनेजमेंट होती है. टीचर आपका एक बॉस के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, आपको कभी वो पसंद आता है, कभी नहीं आता, कभी आपको वो आपके साथ हार्श हो जाता है, कभी आपके साथ वो अनफेयर भी हो जाता है. तो उसको मैनेज करना, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपने बॉस को मैनेज करना होता है, क्योंकि बॉस भी आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बहुत अच्छा और बहुत बुरा भी हो सकता है. फिर आपने देखा होगा कि काम करते हुए जो सबसे बड़ा इशू आता है वो पीपल मैनेजमेंट होता है. लोगों का आपस में जो लोग काम कर रहे होते हैं
ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो उनका एक दूसरे के साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी होते हैं। तो जो आपकी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपको ग्रुप असाइनमेंट्स मिलती हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो आप वो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ आप जो अपने कोलीग्स होते हैं, अपने क्लास फेलोज होते हैं, उनके से 4 या 5 के ग्रुप में काम कैसे करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि वो एक्वायर कर रहे होते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है प्रैक्टिकल लाइफ पे आने के लिए। यूनिवर्सिटी लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, और डिग्री अटेन करना। ऑब्वियसली अगर कोई बंदा वो डिग्री के प्रोसेस में जाता ही नहीं है तो फिर वो कैसे इन सारे प्रोसेस से गुजरेगा। फिर सबसे बड़ी बात नेटवर्किंग आपकी, जिस तरह मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि ये जो ये स्टेज है बीएस की, अमूमी तौर पर जो बीएस ज़्यादातर लोग करते हैं बीएस ऑनर्स, तो बीएस ऑनर्स इज़ द लास्ट स्टेप कि आप दोस्त बना सकें। उसके बाद आपके दोस्त नहीं बनेंगे, आपके प्रोफेशनल फ्रेंडशिप्स होंगी, आप बहुत जिगरी यार होंगे, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेंगे या आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो वो जानी दुश्मन बन जाएंगे, या इवन अगर इतनी एक्सट्रीम पे ना भी जाएं तो सिर्फ इदारे तक दोस्तियाँ होती हैं। जब आप स्टेप आउट करते हो तो दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्टेप इन कर जाते हैं, राइट? बिल्कुल ऐसे है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी की जो दोस्तियाँ होती हैं वो ऐसी दोस्तियाँ हैं कि आप अगर 15 साल बाद भी मिलो तो आपको वो इक्वली गुड होती हैं और आपके ज़्यादा काम होती है, प्रोफेशनली भी बहुत हेल्प करती हैं। आप ये देखें कि जितने यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स हैं जो कि बिलीनियर्स हैं और दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, उन्होंने अपने क्लास फेलोज़ के साथ ही प्रोजेक्ट शुरू किए थे। मार्क जुकरबर्ग ने अपने क्लास फेलोज़ के साथ मिलकर फेसबुक का आइडिया परसीव किया था और उसके बाद उसने अपने क्लास फेलोज़ से के साथ मिलके अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक नेटवर्किंग साइट बनाई थी जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी के लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकें। तो इनिशियली उसका ये आइडिया था कि यूनिवर्सिटी की नेटवर्किंग साइट बनानी है। तो इसलिए जो है ये सारी स्किल्स, और बहुत सारी वो बहुत डिटेल में बात हो जाएगी कि यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने के साथ साथ आप बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स एक्वायर कर रहे होते हो, और जो ये नहीं करेगा, जो इस प्रोसेस से नहीं गुजरेगा और स्किल एक्वायर करके फ़ौरन बिजनेस में आ जाएगा, तो उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी शख्सियत में ये कमी रह जाएगी कहीं। बिल्कुल ठीक बात की आपने, बिल्कुल ठीक बात की। यही मुझे बताएं, जब हम बात करते हैं अगेन डिग्री वर्सेस स्किल की, तो आपके ओपिनियन में अभी जिस तरह पढ़ा रहे हैं और आपने एक एग्जाम्पल भी रिलेट की अपनी ही क्लास के बच्चों की, तो आपकी क्लास में कितने हैं सारे तो सारे डिग्री ले ही रहे हैं, लेकिन स्किल्ड पर्सन्स कौन कौन है? अच्छा, डिग्री की जो ओरिएंटेशन है ना क्लासिक, वो ये है कि वो एक एक्सपोजर देती है जनरली। जिस तरह अगर मीडिया साइंस की बात कर लें, मैं मीडिया साइंस पढ़ाता हूँ, तो इस वक्त ये जो जहाँ पे सारे लोग ये काम कर रहे हैं मीडिया साइंसेस से ही ज़्यादातर का ताल्लुक है। अब मीडिया साइंस में वो पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट मीडिया, प्रिंट मीडिया और फिल्म, टीवी, थिएटर, इस सारे की आपको एक ओरिएंटेशन देते हैं, एक्सपोजर देते हैं। लेकिन जब आप किसी इदारे में स्टेप इन करते हो तो अपना सारा एक्सपोजर ला के यहाँ पे एक स्पेसिफाइड इदारा आपको ट्रेनिंग देता है। मतलब आप समा में आई हैं, तो समा में जब आपने पॉडकास्ट शुरू की होगी तो आपको समा ने अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ मॉक्स करवा के ट्रेन किया होगा। तो यही इसका है कि आप जब आपके पास एक्सपोजर होता है और आप एक प्रोसेस से गुजरे होते हो तो आप किसी भी इदारे में जाते हैं, ऑब्वियसली रेलिवेंट इदारे में जाते हैं। मीडिया का जो है स्टूडेंट डिग्री किया वो मेडिसिन में जाके प्रैक्टिस तो नहीं कर सकता, वो मीडिया की किसी भी डोमेन में जाके प्रैक्टिस करेगा तो उसके लिए बहुत आसान होगा वो एब्जॉर्ब करना, वो चीज़ उस रोल में आना। तो इस वजह से जो स्किल है वो आपको इंडस्ट्री भी सिखा सकती है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने भी इस तरह से बहुत इम्प्रूव किया है कि वो ड्यूरिंग जो है वो डिग्री आपको डिफरेंट कोर्सेज इस तरह के करवाते हैं, इंटर्नशिप मैंडेटरी है, तो वो आपको एक्सपोजर और स्किल इनकॉर्पोरेट करने में दे आर स्टेपिंग अप। बिल्कुल ठीक बात की आपने कि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखने के लिए यूनिवर्सिटी लाइफ का एक्सपोजर, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। वहीं पे आप अपने स्किल्स को एनहांस करते हैं जो कि आप आगे जाके इस्तेमाल करते हैं टू अर्न। मूविंग ऑन, जब बात करते हैं ब्रांडिंग की, अब देख लें पूरी दुनिया में रिचेस्ट से रिचेस्ट जो लोग हैं वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग किस्सा करते हैं। आपने देखा होगा कि वेस्ट में भी हैं और अब तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आना शुरू हो गया है। तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि पर्सनल ब्रांडिंग, प्रमोशन कितनी ज़रूरी है और ये लेटेस्ट टेक्निक्स क्या है इनकी? अच्छा, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम अपने रेफरेंसेस जाके इस्लाम से और अल्लाह से और अल्लाह की तालीमात से जो हैं वो लेते हैं। तो मैंने असल में पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से किया, दैट वाज अ ऑनलाइन कोर्स। तो मैंने वो उसको सारे उसके दौरान डिफरेंट हमें असाइनमेंट्स दी गई, और एक असाइनमेंट जब दी गई तो उसमें उन्होंने कहा कि आप अपने कल्चरल और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से कोई पर्सनल ब्रांडिंग की एग्जांपल लेके आए। तो मैंने फिर सोचा, तो अल्लाह ने मेरे जहन में ये बात डाला कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो अल्लाह ताला की मार्केटिंग स्किल है।
यानी आप इस तरह से देखें कि जितने भी पैगंबर आए हैं उन्होंने पहले दिन आके ये नहीं कह दिया कि अल्लाह एक है और उसकी इबादत करो और जो है मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ। तो उन्होंने पहले दिन नहीं आके कहा, पहले उन्होंने आके जितने भी पैगंबरों की आप लाइफ को स्टडी करें, उन्होंने पहले आके अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया। और ऑब्वियसली वो अल्लाह ने उनको बताया कि आपने अभी नहीं जाके कह देना कि मैं जो हूँ वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया और ये मैसेज है। तो जब उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया बहुत अरसे तक और लोगों को उन पे यकीन आ गया कि ये एक जो है एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदा है, क्रेडिबिलिटी उनकी एक्सट्रीम क्रेडिबिलिटी है, उसके बाद उन्होंने फिर अल्लाह का मैसेज जो है वो आगे पहुँचाया। आप एक बड़े हमें रवायात में एक वाक़या मिलता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँचे मुकाम पर खड़े हुए और कहा कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ, मफहूम ये है कि एक लश्कर आ रहा है और आप पे हमला आवर होने वाला है, तो आप मेरी बात मान लोगे? तो लोगों ने कहा जी बिल्कुल मान लेंगे, क्योंकि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप क्रेडिबल आदमी हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऐलान था, यानी वो उन्होंने कहा कि अब मैं पर्सनल ब्रांड बन चुका हूँ अल्लाह ताला की तालीमात और गाइडेंस के मुताबिक। फिर उन्होंने अपना कहा कि जो है अल्लाह ताला एक और मैं अल्लाह का आखिरी भेजा हुआ नबी हूँ। तो ये एक अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि पहले आप अपने आप को पर्सनल ब्रांड करें और फिर अपनी जो है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग प्रोडक्ट पे, चीज़ों पे कम ट्रस्ट करते हैं, लोग लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो दैट इज़ आप अगर हमारी तारीख़ देखें तो कायदे आज़म जो हैं वो इंग्लिश बोलते थे और उनकी जो तकारीर हैं उसमें उर्दू के कुछ 4-5 सेंटेंस आपको मिलते हैं, बाकी इंग्लिश में जो उनकी थोड़ी सी तकारीर हैं। तो एक वाक़या मुख्तलिफ़ किताबों में कोट हुआ है कि जब 1940 की रेजोल्यूशन हो रही थी तो एक तांगे वाले से पूछा, इंग्लिश में कायदे तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है, तुम्हें कुछ समझ आ रही है कि क्या कह रहा है? तो कहता है मुझे समझ तो नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये यकीन है कि जो ये कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड कि आप इतने क्रेडिबल, इतने ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं, इतने ऑथेंटिक हो जाते हैं कि लोग आंखें बंद करके आप पर एतमाद करना शुरू कर देते हैं और आपको, और लोग इसको एक्सप्लॉइट भी ऑब्वियसली कर सकते हैं। जब आप इतना बड़ा पर्सनल ब्रांड बनते हैं, एक्सप्लॉइट करने की भी टेंडेंसी इसमें आ सकती है। लेकिन अगर हम इसको बिज़नेस के हवाले से, हमने बिज़नेस की बात की, तो बिज़नेस के हवाले, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्रेडिबिलिटी इंसान की ज़्यादा होती है, लोग इंसानों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। यही वजह है कि आप देखें कि जितने बड़े स्टार्टअप्स हैं, जिसमें फेसबुक है, जिसमें एलॉन मस्क के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा जेफ बेजोस के जो अमेज़ॉन है, इसके अलावा अली बाबा वाला जैक मा है, और आप मतलब यू नेम इट, आप काउंट करते जाएं। आपके ख्याल से कि इतने फारिग हैं कि जाके पॉडकास्ट में बैठ रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, या कॉन्वोकेशन में जाके तकरीरें कर रहे हैं, या इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, या टॉक्स दे रहे हैं, या अपने सोशल मीडिया, ऑल दो टीम होगी उनके पास, लेकिन सोशल मीडिया को अपडेट कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वो इसलिए कर रहे हैं कि दे नो द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, कि जितना आप बड़ा पर्सनल ब्रांड बनेंगे वो आपके ब्रांड को जो है वो बड़ा बना देगी। अब एक मशहूर जो कार्बोनेटेड जो ड्रिंक की कंपनी है, उसको 150 साल लगे वो बनने में, ठीक है, लेकिन आप ये देखें जितने मैंने नाम लिए हैं, ये 10-15 साल में, मैक्सिमम 20 साल में उनसे बड़ा एक पर्सनल ब्रांडिंग की मिसाल है। तो पाकिस्तान में क्योंकि अभी हम पीछे हैं, तो इसलिए जो सीईओज़ हैं, ख़ास तौर पे जो सीईओज़ मेरी बात सुन रहे हैं, जो सीईओ अपने आप को पर्सनल ब्रांड करेगा, आज उस पर इन्वेस्ट करेगा, वो उसके आउटकम को एक्सपीरियंस करेगा और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उसको मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे। और जिस शख्स ने, जिस सीईओ ने अपने आप को पर्सनल ब्रांड ना किया, वो कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स, उसके प्रॉफिट्स, उसका बिजनेस ग्रोथ, वो कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज़ होगी। बिल्कुल ठीक बात की आपने, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि प्रमोशंस और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए वो स्पेशल टेक्निक्स होनी क्या चाहिए? अच्छा, जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि मैंने एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से इस पर कोर्स भी किया, तो उन्होंने हमें तकरीबन मोर देन 40 टेक्निक्स बताई और सिखाई। ऑब्वियसली वो सारी किसी भी पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। जिस तरह आप मेडिसिन पढ़ते हैं तो आप सारी मेडिसिन एक बंदे के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप क्वालिफाइड लोगों के पास जाएं, उनसे पूछें, उनसे मशवरा करें, डिस्कस करें कि मेरी ये नेचर है, मेरे ये ऑब्जेक्टिव है, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो मुझे कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। मैं कुछ कॉमन आपको बता देता हूँ। जिस तरह आप जब अपने जो भी आपकी का बिज़नेस है उसके ऊपर आपको एज अथॉरिटी इस अपने आप को इस्टेब्लिश करना होगा। आपको ये बताना होगा कि इस एरिया पे मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं पता, या मैं इसके ऊपर अथॉरिटी हूँ। तो ये आप
बताने के लिए आप मीडिया पे जाके बात कर सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में, आप मैगजीन्स में, आप ब्लॉग्स में, आप डिफरेंट जगह लिख सकते हैं। और मतलब इस तरह से आप इसको अपनी ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी आपको इस्टेब्लिश करनी है। फिर उसके बाद आपको अपना जो ट्रस्ट है वो कैसे विन करना है, फिर आपको लोगों को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। फिर इसके ऊपर आप जो है वो हर एक के जो पर्सनलाइज्ड जो हैं वो अगर डिटेल में बात करना शुरू कर दी तो वो पूरा पॉडकास्ट शायद उस पर ही चला जाए। 40 टेक्निक्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं ये भी बताइए। अच्छा, इस पे बहुत सारी किताबें, एक जो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, विजिबल एक्सपर्ट एक किताब है जो कि मैंने भी पढ़ी, हमें ड्यूरिंग कोर्स भी दी गई। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द ट्रैवलिंग साइड, सिंस यू हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड द ग्लोब और अब तक आपने 20-21 कंट्रीज़ का सफ़र कर लिया बीइंग अ टूरिस्ट पाकिस्तानी, तो ये बताएं कि एक तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करें कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर क्या वीज़ाज़ मिलना आसान है या मुश्किल है, और किन कंट्रीज़ के? जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, और ख़ास तौर पे जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं आज, उनके लिए मेरा ख्याल है बहुत हेल्पफुल होगा कि मैंने जितने भी ट्रैवल किए हैं वो लास्ट 6 ईयर्स में किए हैं, और लास्ट 6 ईयर्स में हमारे जो पासपोर्ट है वो मुसलसल नीचे आया है, और हमारे लिए ज़्यादा टफ़ हो गया पूरी दुनिया में ट्रैवल करना और वीज़ाज़ हासिल करना। अच्छा, मेरा जो पहला ट्रैवल था वो जापान का था, तो जापान इज़ कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट वीज़ा, ठीक है। उसके बाद जो मेरा दूसरा ट्रैवल था वो जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, हाँ, यूरोपियन कंट्रीज़ था। फिर टर्की भी मैंने ट्रैवल किया, फिर मिडल ईस्ट भी ट्रैवल किया, ये सारे मतलब कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किए। इसमें ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं। कौन सी चीज़ें कंट्रोल में और कौन सी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है जब बात करते हैं वीज़ाज़ की? अच्छा, इसमें ना आप पाकिस्तान में पैदा हुए, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये तो डिफ़ॉल्ट है ना, आप इसको बदल नहीं सकते बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब और पाकिस्तान के हालात जो भी हैं, मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस जैसी भी हैं, अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। तो आप इसको डिस्कस ही ना करें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको डिस्कस कर लेते हैं जो आपके कंट्रोल में है। अच्छा, आप सबसे पहले आपको अप्लाई करने की साइंस पता होनी चाहिए। जिस तरह आप फ़र्ज़ कर लें कि आप किसी भी कंट्री में, डेवलप कंट्री में जाते हैं, और आपको मैंने तो बिल्कुल पूरी एक वर्किंग की ना, और उसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया, बट मैं बात करूँगा लेमैन के लिए, जो लेमैन देख रहा है ना उसके लिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निकलिटीज़ में ना जाए। अगर आप लेमैन हैं तो 3-4 चीज़ें अगर आप कर लें तो आपके वीज़ाज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक इंश्योर हो सकते हैं। नंबर 1 ये कि आप कभी भी डेवलप कंट्री का वीज़ा फर्स्ट अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप किसी भी डेवलप कंट्री का वीज़ा फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं और आप ये क्लेम करते हैं कि आप टूरिस्ट हैं और आपको जाने का शौक़ है और उनका मुल्क आपको बहुत पसंद है, तो आपका क्लेम जो है वो इतना ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि वो कहेंगे अगर आप वाकई टूरिस्ट हैं तो आप पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ हैं उनको क्यों नहीं आपने एक्सप्लोर किया। से हम किसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम UAE एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम श्रीलंका कर सकते हैं, बैंकॉक कर सकते हैं, थाईलैंड कर सकते हैं, मलेशिया कर सकते हैं, इस तरह सिंगापुर कर सकते हैं, जो अज़रबैजान है वो कर सकते हैं, टर्की कर सकते हैं। अब ये वो सारे मुल्क हैं जो हमें अभी भी जो है वो वीज़ा दे देते हैं, इजीली एक्सेसिबल है, विथ माइनर डिफ़िकल्टी हमें ये चीज़ मिल जाती है। तो जब मैं इन सारी कंट्रीज़ को ट्रैवल कर चुकूँगा और फिर मैं जाके जापान या शेंजन या UK या US या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इस तरह के वीज़े अप्लाई करूँगा, तो मेरा केस जो मुझे मेरा वीज़ा ऑफिसर देख रहा होगा उसको पता लगेगा कि यार ये बंदा ने ये जो सारी ऑप्शंस हैं या करीब की ऑप्शंस हैं इसको एक्सप्लोर कर लिया, अब ये आना चाहता है, इसका मतलब है कि वाकई ये टूरिस्ट है और ये जाना चाहता है। यानी कि आपके पासपोर्ट की भी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, आप ट्रैवल हिस्ट्री आप बनाएं, क्योंकि आप क्लेम ये कर रहे हैं, हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें कि आप, हाँ, आप क्लेम ये कर रहे हैं कि मैं टूरिस्ट हूँ और मैंने टूरिज्म के लिए जाना है, तो आप ये कहें कि मैं अपने करीब के श्रीलंका को छोड़ के, और अगर मैं जर्मनी के टूरिज्म के लिए अप्लाई करूँ या फ्रांस के या इटली के या UK के, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, वो एक कॉमन सेंस है, लेकिन ये इतनी कॉमन नहीं है ये बात। लोग क्या करते हैं कि उठते हैं, उठ के अप्लाई कर देते हैं, अमेरिका, UK, शेंजन वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और फिर उनका रिफ्यूज़ल हो जाता है और वो कहते हैं कि यार हमारी तो किस्मत ही ख़राब थी या हमारा पासपोर्ट ऐसा था या व्हाटएवर जो भी है। तो पहली बात तो ये है कि आपने पहले अपने सारे जो करीबी ऑप्शंस हैं उनको एग्जॉस्ट करें, उसके बाद आप वहाँ पे जाएं। फिर दूसरी बात है, एप्लीकेशन में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, अब वो भी मेरा ख्याल है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उनको आप जो है ना मद्देनज़र, एक लोग अक्सर ये गलती करते होते हैं कि वो जा रहे हैं टूरिज़म पे,
लेकिन उधर जाके कोई पर्पज़ और लिख देंगे कि मैं वहाँ पे जाके, जिस तरह मीडिया कोई पर्सन है तो वो वहाँ पे जाके कहेगा कि वहाँ पे मेरे रेडियो में अच्छे कनेक्शंस हैं और मैं वहाँ पे जाके रेडियो में कुछ शोज़ भी करूँगा और वहाँ से कुछ मंगवा भी लेते हैं रेडियो से, अगर कोई वाकफियत हो या किसी भी प्रोफेशन में है और वहाँ से वो मंगवा लेते हैं। अब ना जो वीज़ा ऑफिसर होता है, जो आपको वीज़ा दे रहा होता है, वो बड़ा क्लियर होता है। वो कहता है कि या आप टूरिस्ट हैं या आप काम करने जा रहे हैं। तो जब आप कोई काम निकालते हैं और अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि मैं टूरिज़्म भी करूंगा और साथ में ये छोटा सा काम भी करूंगा, तो वो कहता है कि ये तो इसका मतलब ये क्लियर नहीं है, इसको वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहिए था, इसने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर दिया और वो आपको रिफ्यूज़ कर देगा। यानी कि अगर आप दो वेरिएबल्स बिल्कुल जो है वो शो करते हैं, बिल्कुल आप और जेन्युइन नहीं रहते, और जब जो भी वीज़ा आप अप्लाई करते हैं उसमें आपको वो कैटेगरीज देते हैं कि आपने किस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना है। तो आपने उन कैटेगरीज को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है और फिर उस पे ही स्टिक रहना है। अगर आप किसी किस्म के काम के सिलसिले में जा रहे हैं तो आप उसको टिक करें, उसके प्रूफ लगाएं वहाँ पे और उसको जस्टिफाई करें। अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज़्म को भी आप जस्टिफाई करें। अब इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्निकल वीज़ा है वो शेंजन वीज़ा है। शेंजन वीज़ा की एक मैं आपको ऐसी बात बताता हूँ जो शायद आम लोगों को ना पता हो। शेंजन वीज़ा ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़ का वीज़ा है और टफ़ भी बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है। अब होता ही है कि आप जब शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं, से आप जर्मनी, फ्रांस या इटली का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या स्पेन का अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप नेचुरली आप 15 दिन का वीज़ा, तो आप कहेंगे कि मैं 2 दिन स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप कहेंगे मैं 2 दिन स्पेन में रहूँगा। स्पेन के बिल्कुल साथ पोर्चुगल है, आप कहेंगे जी मैं 3 दिन लिस्बन में रहूँगा। फिर स्पेन के ही साथ जो है वो फ्रांस है, तो आप कहेंगे मैं 2 दिन पेरिस में जाके स्पेंड करूँगा। अब जो वीज़ा ऑफिसर आपको एनालाइज कर रहा होता है वो ये कहता है कि आपने 2 दिन स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप 2 दिन स्पेन में आपने स्पेंड करने हैं, 3 दिन लिस्बन करने हैं, 2 दिन आपने फ्रांस करने हैं, या आप और भी 1-2 कंट्रीज़ ऐड कर लें। तो ये कहता है कि यार फिर आप उधर से वीज़ा अप्लाई कर लो, आप मुझे क्यों बॉदर कर रहे हो। यानी वो जो भी कंट्री है, चाहे वो शेंजन में है और उनका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो ये चाहेंगे कि आप जब वीज़ा अप्लाई करो तो मैक्सिमम टाइम आप उनकी कंट्री में स्पेंड करो। यानी कि एंट्री का जो आपने बनाया एक सोर्स जी, स्पेन है, तो चाहे आप जो है ना स्पेन जो है उतर के आप अगले ही घंटे कहीं और चले जाएं, वो आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। लेकिन जब आप अपना प्लान देते हैं अपना कि मेरा ये प्लान है, तो उस प्लान में आपने उस कंट्री को मैक्सिमम रखना है। आप अगर फ़र्ज़ करें 12 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो कम से कम 8, 9, 10 दिन आप उस कंट्री के रखें। उस कंट्री में भी डिफरेंट जो हैं वो सिटीज़ हैं, आप उनमें प्लान, एटलीस्ट आपके प्लान में वो कंट्री ही होनी चाहिए और उसको लगना चाहिए वीज़ा ऑफिसर को कि ये जो आ रहा है ना, ये स्पेन में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है या फ्रांस में या इटली में, जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ इतना इंटरेस्टेड है, तो वो इनकरेज होगा। और ख़ास तौर पे शेंजन में कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो कंसल्टेंट हैं, वीज़ा कंसल्टेंट, उन खुद कभी गए नहीं होते, ना उनको पता होता है, वो लोगों पे ही काम सीख रहे होते हैं, लोगों के रिफ्यूज़ल करवा के, और लोग उनके पास जा भी रहते हैं। अब कुछ यहाँ पे जो बड़े दिग्गज किस्म के या बड़े जो है ना प्रो किस्म के कंसल्टेंट जो अपने आप में कंसल्टेंट बनते हैं, वो एक बड़ा कहते हैं देखिए जी छोटी कंट्री से अप्लाई कर दें, आप चेक रिपब्लिक से कर दें, आप पोलैंड से कर दें, उस एम्बेसी से आप हाँ मतलब उस उधर कर दें, तो उधर का वीज़ा रेलेवेंट आसान है। आप हंगरी से कर दें, आप ऑस्ट्रिया से कर दें, अब रोमानिया भी आ गया तो उधर से कर दें, तो उधर से वीज़ा मिलना आसान है। अब उधर भी क्या होता है कि आप क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपने रोमानिया में वीज़ा अप्लाई किया, अब आपने अपना प्लान लिखना है। ज़ाहिर बात है जब आपके पास फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और नेदरलैंड्स और इस तरह की ऑप्शन होगी, आप ललचाएंगे कि आप उधर जाएं। तो रोमानिया में तो इतने ज़्यादा वो नहीं है, तो आप अपने प्लान में क्या करेंगे कि रोमानिया में आप 3 दिन 2 दिन लिखेंगे और आप आगे नेचुरली बात है कि आप 3-3, 4-4 दिन स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड या नॉर्वे, इस तरह की स्टेट्स में आप जाना प्रेफर करेंगे। तो आप जब अपने प्लान में लिखेंगे तो रोमानिया विल माइंड इट, वो कहेगा कि यार अगर इतना ही तुम्हें शौक है जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, नेदरलैंड वगैरह घूमने फिरने का, तो उधर से अप्लाई कर लो। ठीक, यानी कि आपको एक
फोकस्ड कंट्री बिल्कुल। अच्छा, ये जो है ना, इस तरह की बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, मतलब वो एक्सप्लेन करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये वो जिस तरह शुरू में हमने बात की थी कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, तो हाँ, तो जो नहीं है उनको तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अपना मुल्क नहीं बदल सकते, अपना पासपोर्ट नहीं बदल सकते, चीज़ें नहीं कर सकते, अपने मुल्क के हालात नहीं बदल सकते, लेकिन हम वीज़े की साइंस को तो समझ सकते हैं ना। तो जब आप वीज़े की साइंस को आप समझेंगे और इस तरह बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं जो आप करें, तो आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं। और ये भी बताइएगा कि इंटरव्यूज़ जब होते हैं तो उसमें आपको किस तरह से मोहतात रहना चाहिए? अच्छा, बी योर सेल्फ। इंटरव्यू का बिल्कुल जो है ना, वो बी जेन्युइन। जो असल में वो आपको जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो इंटरव्यू का मकसद होता है कि जो आपने यहाँ पे लिखा है वो आप हैं या नहीं है। तो आपको एक तो एप्लीकेशन में कोशिश करें कि आप सच लिखें, जितना हो सके आप उतना सच लिखें, और वो सच जो है नेचुरली डिफेंड करना भी आसान होता है। तो आप वहाँ पे जाके, लोग कहते हैं जी ऐसे कर दें वैसे कर दें, ये हो जाए वो हो जाए, ये कोई चक्कर नहीं है। आपने वो जो लिखा हुआ है ना, वो एक तो आप उसको खुद फिल करें, या अगर कंसल्टेंट ने या किसी और ने भी फिल किया तो आपको उसको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या लिखा है, क्योंकि वो एप्लीकेशन वाली चीज़ें वेरीफाई कर होता है। और आपने अगर एप्लीकेशन वाली चीज़ों को ख़ास तौर पे अमेरिकन वीज़ा में ये बड़ा क्रिटिकल है, चेक, राइट? हाँ, वो आपको ये चेक करते हैं कि इसने ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन में, ये है या नहीं है। थैंक यू डॉक्टर अली अशरफ फॉर बीइंग हेयर। आज जनाब हमने कोशिश की कि 3 डिफरेंट डायमेंशंस को कवर किया जाए जब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रैवलिंग की, और इसके साथ साथ पर्सनल ब्रांडिंग की, लेटेस्ट प्रमोशंस, उसकी टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, और इसके साथ साथ डिग्री वर्सेस स्किल। देखते रहिए समा पॉडकास्ट फॉर मोर अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।